यहूदियों के हत्यारे हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या धोखा दिया? किस बात पर नेताजी ने हिटलर को बुरी तरह डांट दिया और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? सब कुछ बताएंगे आपको आज के किताबी बातों में। नमस्ते, मेरा नाम हुआ निखिल, शो का नाम हुआ किताबी बातें। आपका क्या नाम हुआ? कमेंट में लिख के बताइएगा। रोज की एक किताब होती है इस शो में और उसके मजेदार किस्से होते हैं। बीते दिनों सावरकर पर बनी फिल्म का एक ट्रेलर आया और उसने तहलका भी मचा दिया। सुभाष चंद्र बोस को लेकर फिल्म में कुछ दावे किए गए थे। यार, फिल्म पर पूरी बात हम फिल्म देखने के बाद करेंगे। फिलहाल अपने लिए और हमारे लिए दीपक ने पढ़ी एस ए अय्यर की लिखी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी किताब आजाद हिंद फौज की कहानी, जिसे छापा है एनबीटी ने और लिख कर ले आए हैं कुछ किस्से। किस्सा कोता विषयांतर के बाद शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दूसरे विश्व युद्ध का वक्त था। साल 1941 की जनवरी में यह जाड़ों की एक भोर थी। कलकत्ता में बसे अपने घर से नाटकीय ढंग से पहले पलायन और फिर 10 हफ्ते बाद जर्मनी पहुंचना सुभाष चंद्र बोस के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। बोस ने अंग्रेज शासकों को आमरण अनशन का भय दिखाकर दिसंबर 1940 में कारागार से मुक्ति पाई। इसके बाद उन्होंने एल्गिन रोड पर बने अपने घर के एक कमरे में कुछ सप्ताह एकांत पास किया, यानी अकेले रहे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। इस दरमियान उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली। अब बढ़ी हुई दाढ़ी में और बिना चश्मे पहने उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। अंग्रेज सरकार का गुप्तचर विभाग बहुत सतर्कता से, यहाँ तक कि उनके घर के आसपास पेड़ों पर चढ़कर भी दिन रात उनकी निगरानी कर रहा था। उन सब की आंखों में धूल झोंक कर मौलवी के कपड़ों में सुभाष एक कार में बैठकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गए। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे शिशिर कुमार बोस कार चलाकर उन्हें कलकत्ता से 200 मील दूर बने गोमो रेलवे स्टेशन तक ले गए। गोमो ने इसलिए जाना पड़ा क्योंकि कलकत्ता के आसपास बने अलग अलग स्टेशन पर आईबी बड़ी सतर्कता से उनकी निगरानी कर रही थी। गोमो में उन्होंने पेशावर के लिए गाड़ी पकड़ी और सफर के वक्त अपने आप को किसी काम से पेशावर जाने वाला एक बीमा एजेंट बता दिया। सुभाष और उनके एक साथी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच स्थित जनजातीय इलाकों को पार करते हुए पेशावर पहुंच गए। वहां से काबुल पठान की वेशभूषा में पहुंचे। सीमा के इस इलाके में पासपोर्ट और चुंगी आदि परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया। इन सब परेशानियों से पार पाते हुए अफगानिस्तान में ठंड के मौसम की एक शाम वो बहुत थकी हुई हालत में काबुल पहुंचे। काबुल में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत थी, इसलिए उनके साथी ने बोस को अपना मूक बधिर भाई बता दिया, जिन्हें वो तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, एक मजार पर, कि वहां जाके ये ठीक हो जाएगा गूंगा। सुभाष बाबू ने वहां अपने प्रवास के अंतिम दिनों में पठानों की वेशभूषा अपनाई, जिससे कि बाजार में वहां के नागरिकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित न हो और उन्हें कोई पहचान भी न सके। 2 महीने की कठिनाइयों, गोपनीयता, दुविधा, चिंता, शारीरिक कष्ट और मानसिक क्लेश झेलते हुए वो 1941 के अप्रैल की शुरुआत में मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे। वो रूस से अपना काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन व्यावहारिक स्थितियों को देखते हुए उन्होंने जर्मनी से काम शुरू किया। 1943 में सुभाष बाबू जर्मनी से पनडुब्बी के जरिए 90 दिन की समुद्री यात्रा करके जापान पहुंचे। जापान सरकार से उन्हें सब तरह की सहायता का आश्वासन मिला। इसके बाद सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली और मुक्ति सेना की अगुवाई की। आईएनए ने 18 मार्च 1944 को सीमा पार करके मणिपुर में मोरांग नाम की जगह पर 14 अप्रैल को तिरंगा भी फहराया, लेकिन बर्मा में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आईएनए का कार्य प्रभावित किया। रसद मिलना बंद हो गई। सप्लाई लाइंस वैसे भी उनकी बहुत लंबी थी, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। सैनिकों में मलेरिया और पेशिश रोग फैल गया। अप्रैल 1945 में नेताजी रंगून से सिंगापुर चले गए। अगस्त महीने में जब युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई, तब वो सिंगापुर से साइगोन पहुंचे और जब एक सैनिक विमान में सवार हुए तो उनकी अंतिम यात्रा बन गई वो। इस किताब के लेखक एस ए अय्यर सिंगापुर से साइगोन जाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतिम माने जाने वाली हवाई यात्रा में उनके साथी थे। यह यात्रा 16-17 अगस्त 1945 को हुई थी। नेताजी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारियां जुटाने के लिए अय्यर ने 1951 में जापान की यात्रा करके अपनी एक रिपोर्ट मुल्क के तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत की थी। साल 1946 से लेकर 1951 तक अय्यर बंबई सरकार में सूचना और प्रचार विभाग के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने नेताजी पर अनटू हिम अ विटनेस, उनका एक गवाह नाम की एक किताब भी लिखी है। आजाद हिंद फौज आज भी लाखों भारतीयों के दिल में अपना स्थल बनाए हुए है। अंग्रेजों ने भारत पर 190 साल राज किया। इस काल में महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व, उनके संघर्ष, अहिंसा को लेकर उनके प्रयोग और असहयोग आंदोलन के दर्शन की छाप बहुत गहरी है।
जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चला रखा था, उसी समय किसी दूसरी जगह इन विदेशी शासकों के खिलाफ एक सुसंगठित युद्ध की तैयारी भी चल रही थी। इसी उद्देश्य के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आज जिस किताब को हमने कवर किया है उसमें आजाद हिंद फौज की ऐसी रोचक कहानियों का वर्णन है। आईएनए में कई सारे ग्रुप्स थे। गांधी ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी, आजाद ब्रिगेड थी, एसएस ग्रुप था, गुप्तचर विभाग था और मिलिट्री हॉस्पिटल भी था। कई तरह के ग्रुप से बनी हुई थी एक प्रोफेशनल आर्मी। साल 1945 से 1946 तक नेताजी और आजाद हिंद फौज भारत की पॉलिटिकल स्टेज पर पूरी तरह छाई रही थी। 1945 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नेताजी और आजाद हिंद फौज के नाम पर बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। भारतीयों पर अपना अधिकार जमाए रखने का अंग्रेजों का आखिरी हथियार भारतीय सैनिक ही थे। विदेशी बरतानिया हुकूमत के लिए इनकी वफादारी की भावना खत्म करके नेताजी ने भारत में अंग्रेजों के राज की अंतिम घंटी बजाई थी। दरअसल भारत में अंग्रेज फौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल ऑचिनलेक को जानकारी मिली कि भारतीय फौज के अधिकतर जवान आजाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति रखने लगे हैं। सन 1946 के फरवरी महीने में रॉयल इंडियन नेवी में काफी बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे हम आज रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी या लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। विद्रोही नौसैनिकों ने कराची और बंबई के बंदरगाह को बंद कर दिया था। इसी तरह रॉयल इंडियन एयरफोर्स में भी असंतोष फैल गया था। आजाद हिंद फौज के समर्थन में सारे मुल्क में आम हड़ताल और छात्रों और नौजवानों के लगातार आंदोलन से पूरा देश लावे की तरह खौल रहा था। इस विद्रोह से बरतानिया हुकूमत के होश फाख्ता हुए थे। इसने ब्रिटिश राज की भारत पर पकड़ को काफी ढीला किया था। अंग्रेज समझ गए थे कि ऐसा एक और विद्रोह उन्हें अपनी शक्ति बनाए रखने में जोखिम पैदा कर देगा। इतिहास के जानकार जानते हैं कि इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट निकाला था और यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी विद्रोही को सजा न दी जाए। इस पर हम तफसील से आपके साथ कभी किताब वाला या किताबी बातों में बात करेंगे। अभी के लिए हमारी सलाह है कि आप प्रमोद कपूर की किताब 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी पढ़ सकते हैं। इसे रोली बुक्स ने छापा है। हमें किताब में हिटलर और सुभाष बाबू की मुलाकात का एक किस्सा भी मिला, जिसमें जब हिटलर ने ज्ञान देने की कोशिश की तो सुभाष बाबू ने उसे हड़का दिया था। किस्सा उस धोखे का भी जो हिटलर ने सुभाष बाबू को दिया। दरअसल नेताजी ने जर्मनी में स्वतंत्र भारत केंद्र और भारतीय सैन्य दल का निर्माण करके अपना प्राइमरी लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, पर अभी इस बात की सार्वजनिक घोषणा नहीं हो पाई थी कि जर्मनी, इटली और जापान आजाद भारत को मान्यता देंगे। इसके लिए बोस की ओर से प्रयास हुए तो मुसोलिनी ने इस बारे में अपनी स्वीकृति दी इटली की तरफ से। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने भी तत्परता से ऐसा ही किया, लेकिन हिटलर ने अपनी स्वीकृति रोक ली। बहाना बनाया कि ऐसी घोषणा का उस समय तक कोई मोल नहीं होगा जब तक अनुकूल परिस्थितियां न निर्मित हो जाएं। इसी सिलसिले में जब हिटलर और बोस की मुलाकात हुई तो बड़े कड़वाहट भरे नोट पर उसका अंत हुआ। जब हिटलर ने बोस से उनके पॉलिटिकल आइडिया के बारे में पूछा तो नेताजी ने वॉन ट्रॉट, जो उस वक्त दुभाषिए का काम कर रहे थे, उनसे अधीर होकर कहा कि मैं जीवन भर राजनीति करता रहा हूं और मुझे इस संबंध में किसी के परामर्श की जरूरत नहीं है। हिटलर न तो अंग्रेजी बोल सकता था और न ही वो अंग्रेजी खास समझता ही था। वॉन ट्रॉट ने सुभाष के कहे का कूटनीति की भाषा में ही अनुवाद किया और ये भेंट असफल रही। किताब में बोस के माता पिता से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी मिलती है। उड़ीसा के मशहूर शहर कटक में 23 जनवरी 1897 को जानकीनाथ और प्रभावती बोस के घर जन्म हुआ सुभाष का। वो उनकी 9वीं संतान और छठे बेटे थे। उनकी मां से जुड़ा एक रोचक किस्सा मिलता है कि उनकी मां प्रभावती उत्तरी कलकत्ता में हथरोला के दत्त परिवार की कन्या थी। उनका परिवार मशहूर था कि वो अपनी बेटियों के लिए सुयोग्य वर चुनते हैं और इसके लिए एक तगड़ी परीक्षा होती है। प्रभावती के पिता ने ब्याह से पहले जानकीनाथ की भी कठिन परीक्षा ली और इस परीक्षा में उनके सफल होने पर ही अपनी हामी दी। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।